हेलो एवरीवन, जय हिंद एंड वेलकम टू द प्लेटफॉर्म अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पर। माय नेम इज भवर सिंह सुरेम, एक्सएनडीए 115th कोर्स एंड आई वेलकम यू ऑल हियर। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका ऑल एज एलिजिबिलिटीज की। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ इतनी है तो मैं क्या एलिजिबल हूँ सीडीएस के लिए या सीएपीएफ के लिए या फिर आपका जो है एफकैट के लिए। तो वो सारी एज एलिजिबिलिटीज और बाकी सारी चीजें आपका यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, जहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इंपॉर्टेंट डेट्स, कब कब आपका कौन कौन से फॉर्म्स आपके रिलीज होंगे, कौन कौन से डेट्स को आपको मार्क कर लेना है अपने कैलेंडर में फॉर 2025। इसी के साथ साथ आपका एज एलिजिबिलिटी के साथ साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी यहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस कंप्लीट वीडियो में। तो मेरे साथ बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ओवरऑल पूरी कंप्लीट एज एलिजिबिलिटी भी आपको यहां पर देकर जाऊंगा। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं आपका, सबसे पहले हम बात करते हैं सीएपीएफ की। बेटा सीएपीएफ का जो आपका नोटिफिकेशन है वो रिलीज होगा आपका 5 मार्च 2025 को। ठीक है, इस दिन से आपका जो है आप इसके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं सीएपीएफ एग्जाम के, और इसका जो लास्ट डे है फॉर फिलिंग दी फॉर्म वो है आपका 25 मार्च 2025, और इसका एग्जाम कंडक्ट होगा आपका 3 अगस्त को। 3 अगस्त 2025 में आपका एग्जाम होगा। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं यहां पर, तो जो एज एलिजिबिलिटी है फॉर ज्वाइनिंग द सीएपीएफ, जो आपका असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है, यहां पर आपकी एज जो है 20 और साथ ही साथ 25 साल के बीच में होनी चाहिए। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो जन्म है वो आपका 2 अगस्त 2000 और आपका जो है 1 अगस्त 2005 के बीच में होना चाहिए, और ये दोनों डेट्स इंक्लूसिव हैं। यानी कि आपका जन्म अगर इन दोनों डेट्स पर भी है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ ये जो अपर एज है यहां पर 25 ईयर्स, ये रिलैक्सेबल है। ठीक है, किन किन कंडीशन में ये रिलैक्स की जा सकती है? आपका फर्स्ट कंडीशन है आपका 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है आपका फॉर द कैंडिडेट्स जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो आपका अप टू 3 इयर्स का आपको एक्सटेंशन मिल जाता है इफ यू बिलोंग टू ओबीसी एंड आप साथ ही साथ नॉन क्रीमी लेयर में हो तब। और ये जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं ये वो उस कंडीशन में जबकि आपको आपके जो कास्ट है, जो क्लास है, उसको आपका जो है सेंटर ने नोटिफाई किया हो। ये चीज भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ओबीसीज आपका जो है दे आर डिफरेंट फॉर दी स्टेट्स ऑल्सो। ठीक है, स्टेट में कोई ओबीसी होता है और वो सेंटर में नहीं होता है, तो वो चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद फिर अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 इयर्स अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन सर्वेंट है और साथ ही साथ अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको यहां पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं यहां पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है दैट इज सिंपल ग्रेजुएशन। आपने ग्रेजुएशन की हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो। ठीक है, अगर आपने ओपन स्कूल से भी आपने ग्रेजुएशन किया है, ओपन स्कूल मतलब जैसे आपका इग्नू है, वहां से भी अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और वो अगर रिकॉग्नाइज्ड है, लाइक फॉर एग्जांपल जो इग्नू है दैट इज रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग भी आपने की है, वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। देन ऑल्सो यू कैन फिल अप दी सीएपीएफ एग्जाम फॉर्म, तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका फॉर्म सिर्फ 200 रुपए का होता है, लेकिन ये आपका एग्जेम्प्ट है फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एज वेल एज फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर बात करें आपका नेक्स्ट हम बात करते हैं जिसके बारे में बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं, दैट इज सीडीएस। सीडीएस 1 2025 की आपका जो है एलिजिबिलिटी क्या है? तो उससे पहले जान लेते हैं आपका इसका जो फॉर्म है वो आपका रिलीज होगा 11 दिसंबर 2024 को। 11 दिसंबर 2024 को आपका सीडीएस का फॉर्म रिलीज हो जाएगा, और जो इसकी लास्ट फॉर्म फिलिंग डेट है दैट इज 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 2024 तक ही आप ये फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। साथ ही अगर मैं बात करूं आपका, तो इसका एग्जाम आपका अप्रैल में कंडक्ट होगा। 13 अप्रैल 2025 को आपका सीडीएस 1 2025 का एग्जाम होने जा रहा है। ठीक है, यहां पर अगर बात करें बेटा एज एलिजिबिलिटी की, तो सबसे पहले मैं यहां पर परमानेंट कमीशन की बात करता हूं। आईएमए की अगर मैं बात करूं आपका, आईएमए के लिए आपका जो एज ब्रैकेट होना चाहिए, ठीक है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ ब्रैकेट है वो है आपका 2 जनवरी 2002 से और 1 जनवरी 2007 के बीच में। ठीक है, अगर आपकी डेट 2 जनवरी 2002 और आपका 1 जनवरी 2007 के बीच में है तो आप बेटा ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका कि ये आपका अटेम्प्ट जो है वो आपका नहीं आप फिल कर पाएंगे, बट दिस इज द क्राइटेरिया आईएमए के लिए। आईएनए के लिए भी सेम है, आईएनए के लिए भी आपका जो है 2 जनवरी 2002 और आपका 1 जनवरी 2007 के बीच में आपका जो है डेट ऑफ बर्थ लाई करना चाहिए, तब आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ जो बच्चे एएफए को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो एएफए के लिए आपका जो क्राइटेरिया है वो है 2 जनवरी 2002 एंड 1 जनवरी 2006। बेटा ध्यान रखना यहां पर 1 जनवरी 2006 है, 7 नहीं है। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है लाई करता है 2 जनवरी 2002 और 1 जनवरी 2006 के बीच में, तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं
सीडीएस थ्रू एएफए, ठीक है, एएफए मतलब एएफए को ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू सीडीएस, ऑलराइट। इसी के साथ साथ ये जो अपर एज लिमिट है ये आपका जो है दैट कुड बी एक्सटेंडेड फॉर दी सीपीएल होल्डर्स, जिनके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस होता है उनके लिए आपका एक्सटेंड की जा सकती है, लेकिन अदरवाइज ये आपके एक्सटेंड नहीं की जाती है। इसी के साथ साथ जो बच्चे ओटीए को ज्वाइन करना चाहते हैं, बेटा ओटीए के लिए आपका जो एज लिमिट है आप यहां पर देख सकते हैं फॉर मेन एंड वुमेन, जो आपका डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया दैट इज सेम, ठीक है, सेम है आपका यहां पर 2 जनवरी 2001 और 1 जनवरी 2007 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है या फिर दोनों डेट्स इंक्लूसिव है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ओटीए को थ्रू सीडीएस एग्जाम। लेकिन साथ ही साथ यहां पर ध्यान रखना है कि फॉर मेन यू हैव टू बी अनमैरिड, ठीक है, लेकिन फॉर फीमेल यहां पर फीमेल्स में आपका यहां पर एक छोटा सा क्लॉज है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आप अनमैरिड हैं, इशूलेस विडो हैं, ठीक है, इशूलेस विडो यानी कि आपके बच्चा नहीं है एंड आप जो है योर हस्बैंड इज नो मोर, ठीक है, हु हैव नॉट रीमैरिड, आपने दोबारा शादी नहीं की, या इशूलेस डाइवोर्सीज भी, जो आपका इशूलेस डाइवोर्सीज होती है, बच्चा नहीं है लेकिन डिवोर्स हो चुका है, उस कंडीशन में आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं फॉर दी वुमेन, ठीक है, आप जो है वुमेन ब्रांच को आप ज्वाइन कर सकते हैं इन दी ओटीए शॉर्ट सर्विस कमीशन में। ये यहां पर थोड़ा सा आपका जो है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ दी वैकेंसीज या फिर आपका जो यहां पर आपका ज्वाइनिंग क्राइटेरिया है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं यहां पर बेटा सीडीएस के लिए जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अगर आप जाना चाहते हैं आपका आईएमए में तो आप ग्रेजुएट हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, साथ ही साथ ओटीए के लिए भी इफ यू आर ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप जो है यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं आपका जो है सीडीएस के थ्रू आप जो है इंडियन आर्म फोर्सेस को, इंडियन आर्मी को, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका आईएनए के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री हो, ठीक है, चाहे वो आपका बीई हो या फिर आपका बीटेक हो, इन दोनों में से जो भी आपका डिग्री है अगर आपके पास है तो आप आईएनए को भी फिल कर सकते हैं। एंड एएफए के लिए इंपॉर्टेंट है कि या तो आप ग्रेजुएट हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, फिजिक्स और मैथ्स आपके पास होने चाहिए 12th स्टैंडर्ड में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा यहां पर कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, जो परसेंटेज क्राइटेरिया की वजह से बहुत सारे बच्चे आपका जो है एफकैट का एग्जाम नहीं दे पाते हैं, वो आपका सीडीएस के थ्रू अगर चाहते हैं इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना तो उनके पास यहां पर सबसे अच्छा मौका होता है कि आप विदाउट एनी परसेंटेज क्राइटेरिया आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बच्चे होते हैं ग्रेजुएशन की बीए बीकॉम किया लेकिन 12th में फिजिक्स और मैथ था, तो देन यू कैन ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स थ्रू द सीडीएस एग्जाम, या फिर आपने इंजीनियरिंग की हो तो उस कंडीशन में भी आप जो है एएफए को एज अ चॉइस आप फिल कर सकते हैं, आप इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर देखिए एफकैट में आपके पास देयर आर डिफरेंट आपका ग्रुप्स, ठीक है, आप टेक ब्रांच में जा सकते हैं, नॉन टेक में जा सकते हैं, लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ फ्लाइंग ब्रांच को ही ज्वाइन करते हैं, ठीक है, यहां पर आपको सिर्फ फ्लाइंग ब्रांच मिलती है। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका सपना होता है कि मेरे को तो बस तेजस उड़ाना है, मेरे को तो बस सुखोई में बैठना है, सुखोई उड़ाना है, आई हैव टू बी फाइटर पायलट। तो ऐसे जो बच्चे हैं उनका जो सपना है वो सीडीएस एग्जाम के थ्रू आपका साकार हो सकता है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं एफकैट 1 2005 की, 2025 की, ठीक है, 2025 की अगर हम यहां पर बात करें एफकैट 1 2025 तो उसके लिए आपका क्या क्राइटेरिया यहां पर आप अगर यहां पर देखेंगे तो डेट ऑफ नोटिफिकेशन आपका दिसंबर में रिलीज होगा, ठीक है, दिसंबर में आपका जो है नोटिफिकेशन आएगा और जनरली आपका दिसंबर के फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट को ही आ जाता है, वैसे 31 नवंबर को आपका जो है ये रिलीज हो जाता है और फर्स्ट से आप अपने फॉर्म फिल कर पाते हैं। यहां पर टाइम आपको वही 30 डेज का मिलता है, यानी कि लास्ट ऑफ दिसंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट जो आपका डेट होता है लास्ट ऑफ दिसंबर, या तो 30 दिसंबर या 31 दिसंबर आपका लास्ट डेट रहती है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और जो आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन होता है फरवरी में होता है, जनरली आपका जो है फरवरी के लास्ट वीक में जो आपका जो है फ्राइडे सैटरडे संडे होता है उसमें एग्जाम कंडक्ट होता है, लेकिन लास्ट टाइम ये देखने को मिला कि फरवरी के आपका सेकंड लास्ट जो आपका जो वीक था उसमें आपका एग्जाम कंडक्ट किया गया था। तो कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है, फेब में आपका इसके जो है डेट्स रहेंगी एग्जाम की। इसी के साथ अगर हम बात करें आपका तो यहां पर देखेंगे आप कि आपके लिए क्या एज क्वालिफिकेशन है। अगर आप फ्लाइंग ब्रांच को ज्वाइन करना चाहते हो तो 20 से 24 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, यानी कि 1 जनवरी 2026 को तो 2 जनवरी 2002 और आपका 1 जनवरी 2006 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो देन यू कैन ज्वाइन दी एफकैट के थ्रू आप जो है इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं इन दी फ्लाइंग ब्रांच, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं यहां पर अगेन जो सीपीएल होल्डर्स है उनके लिए आपका थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है, अदरवाइज आपका कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है फ्लाइंग ब्रांच में। और ग्राउंड ड्यूटी जो टेक और नॉन टेक ब्रांच है उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी एज जो है 20 से 26 साल हो, ठीक है। तो यहां पर आपको एक थोड़ा सा एडेड एडवांटेज मिल जाता है, जो बच्चे सीडीएस क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं
उनके पास एक और मौका होता है इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने का थ्रू एफकैट एग्जामिनेशन, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा जो नॉन टेक ब्रांच है, जो आपका जीडी ब्रांच है, ग्राउंड ड्यूटी है, वहां पर आपके पास जो है एक्सटेंडेड एज लिमिट होती है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपका जो जन्म है वो 2 जनवरी 2000 और आपका 1 जनवरी 2006 के बीच में आपका होना चाहिए, तो तब आप ग्राउंड ड्यूटी को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे टेक्निकल या फिर नॉन टेक्निकल ब्रांच में। यहां पर अगर बात करें बेटा तो तीनों जो आपका अलग अलग ब्रांचेस हैं उनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। यहां पर सबसे पहले मैं बात करूंगा आपका फ्लाइंग ब्रांच की। तो फ्लाइंग ब्रांच में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपसे अभी बात की थी, कि यहां पर स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है कि आपने जो है आपके पास 10+2 में मैथ्स में 50% मार्क्स हो, ठीक है। अगर आपके पास 50% मार्क्स नहीं थे मैथ्स और फिजिक्स में, तो देन यू कैन नॉट ज्वाइन दी फ्लाइंग ब्रांच, ठीक है। ये यहां पर आपका क्राइटेरिया है। उसके बाद आपने कोई भी ग्रेजुएशन किया हो, ठीक है, और मिनिमम आपका 60% मार्क्स आपके चाहिए ग्रेजुएशन में, या फिर आपने बी या बीटेक किया हो, आपने 4 साल का कोर्स, यहां पर भी आपने 60% मार्क्स आपने अटेन किए हो, या फिर आपने जो है सेक्शन ए और बी एग्जाम आपने क्लियर किया हो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स का, तो उस कंडीशन में आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्लाइंग ब्रांच को। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मैंने आपको कही थी कि ये जो आपका मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया है, ये सीडीएस में बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ आपका एफकैट के एग्जाम में यहां पर अगर आप देखोगे, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में, तो इसमें आपका 2 डिफरेंट ब्रांचेस हैं, एक तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है और मैकेनिकल है। तो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल में आपको अगर जाना है, ठीक है, आपने अगर अपना बीए और बीटेक किया है, ठीक है, यहां पर भी वही सेम कंडीशन है, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स और मैथ्स में 10+2 में। उसके बाद आपने 4 इयर्स का आपने जो है यू हैव डन डिग्री, ठीक है, आपने डिग्री किया है, तो आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपका जो है फॉर मैकेनिकल ऑल्सो सेम थिंग इज देयर, कि आपके पास जो है 10+2 में फिजिक्स और मैथ्स में 50% मार्क्स होने चाहिए, और मैकेनिकल की किसी भी ब्रांच में आपने इंजीनियरिंग की है, तो फिर आप जो है टेक्निकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक सॉरी मैकेनिकल ब्रांच को आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंड्स ऑन दी डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ योर इंजीनियरिंग, कि आप जो है डिफरेंट स्ट्रीम्स के अकॉर्डिंग आप जो है यू कैन ज्वाइन ईदर ग्राउंड ड्यूटी मैकेनिकल ब्रांच या फिर ग्राउंड ड्यूटी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, ठीक है। वो आपकी स्ट्रीम्स के ऊपर डिपेंड करता है जो आपने बीई या बीटेक में आपने लिया होगा, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका टेक्निकल के बाद नॉन टेक ब्रांच में काफी सारी यहां पर ब्रांचेस हैं। हर एक ब्रांचेस के आपका जो है जो क्वालिफिकेशन है दैट इज डिफरेंट। जैसे वेपन सिस्टम ब्रांच की बात करें, ये आपका सबसे न्यूएस्ट ब्रांच है आपका इंडियन एयरफोर्स में, और वेपन सिस्टम ब्रांच की बात करें तो इसमें भी आपको 50% मार्क्स चाहिए होते हैं मैथ्स और फिजिक्स में, और उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया हो या फिर आपने बीई बीटेक किया हो, एंड अगेन 60% मार्क्स हो आपके ग्रेजुएशन में, तो आप वेपन सिस्टम को ज्वाइन कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन लॉजिस्टिक्स है, यहां पर आपने 10+2 पास किया हो, यहां पर कोई क्राइटेरिया नहीं है 10+2 में, क्योंकि ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक ब्रांच है। और उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया हो किसी भी स्ट्रीम से, मिनिमम 3 ईयर डिग्री कोर्स किसी भी डिसिप्लिन में, ठीक है। और यहां पर देखो 10+2 में आपका जो है देयर इज नो क्राइटेरिया फॉर मिनिमम मार्क्स, यहां पर कोई मिनिमम मार्क्स नहीं है, ठीक है। 10+2 आपने पास किया हो, लेकिन डिग्री में आपको जो है 60% मिनिमम मार्क्स चाहिए, तब आप जाकर आप एडमिनिस्ट्रेशन लॉजिस्टिक्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही आपका अकाउंट्स ब्रांच है। अकाउंट्स ब्रांच की बात करें तो यहां पर आपका सेम है, आपने 10+2 पास किया हो, अगेन अकाउंट्स और आपका एडमिनिस्ट्रेशन में 10+2 में देयर इज नो क्राइटेरिया, क्योंकि फिजिक्स और मैथ्स तो चाहिए नहीं यहां पर, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका ग्रेजुएशन में 60% कंपलसरी आपको चाहिए अगर आप एफकैट के थ्रू आप इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। यहां पर अगर आप देखोगे तो अकाउंट्स के लिए आपको आपने बीकॉम किया हो, बीबीए किया हो, या फिर आपने सीए सीएमए सीएस सीएफए क्वालिफाई किया हो, या फिर बीएससी फाइनेंस स्पेशलाइजेशन के साथ आपने की हो, तो तब आप जो है अकाउंट्स ब्रांच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपका एजुकेशन की, तो एजुकेशन में आपने जो है 10+2 पास किया हो, उसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन 60% मार्क्स 50% मार्क्स के साथ पास की हो, और ग्रेजुएशन आपने किसी भी डिसिप्लिन में की हो 60% मार्क्स के साथ, तो आप जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं। या फिर मेट्रोलॉजी की बात करें तो मेट्रोलॉजी में पहले यहां पर आपका जो है नॉन टेकीज को भी लिया जाता था, बट नाउ यहां पर सिर्फ टेक्निकल ब्रांच के ही बंदे जा सकते हैं। आपने 10+2 किया हो, ठीक है, बीएससी विद फिजिक्स किया हो और मैथमेटिक्स किया हो, और यहां पर आपके पास 60% मार्क्स हो, या फिर आपने बीटेक या बीई किया हो विद 60% मार्क्स इन आपका ब्रांचेस के साथ, ठीक है, तो तब आप मेट्रोलॉजी ब्रांच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। देन यू कैन ज्वाइन दी मेट्रोलॉजी ब्रांच। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं यहां पर बेटा एफकैट का एग्जाम अगर आप देने जा रहे हो या चाहते हो कि आप जो है एफकैट का एग्जाम दो, तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपने अगर जो है 10+2 पैटर्न का एग्जाम दिया है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि आपका बीए बीटेक डिग्री करते हैं लेटरल एंट्री से, है ना, पहले आपका जो है 10th के बाद
दे डू दी जो ITI होती है, डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा के बाद फिर लेटरल एंट्री के थ्रू वो आपका बी बीटेक करते हैं, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर एफकैट एग्जामिनेशन। आपने 12th अगर नहीं की है, आपने लेटरल एंट्री से बी बीटेक किया है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। दूसरी चीज यहां पर आपको ध्यान रखनी है कि एक सीट यहां पर लॉ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व होती है फॉर द ग्राउंड ड्यूटी। इसी के साथ साथ अगर हम देखें आपका, तो अगर आपको CGPA दिया जाता है तो फिर आपको उसको परसेंटेज ऑफ मार्क्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तब जाकर आप यहां पर देख सकते हैं कि आपका जो है 60% है या नहीं है। इसी के साथ साथ जो फाइनल ईयर में होते हैं, जो फाइनल ईयर में फाइनल सेमेस्टर में, वो आपका एफकैट का एग्जाम दे सकते हैं, दे कैन गिव द एग्जाम। और प्लस अगर आपने कभी भी जो आपका CPSS सिस्टम है, कंप्यूटराइज पायलट सिलेक्शन सिस्टम है, अगर आप कभी भी इसमें फेल हुए हैं तो फिर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए नहीं जा सकते। ये ऐसा टेस्ट है आपका PABT CPSS जो आप अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार दे सकते हैं, देयर इज नो रीटेक। बाकी सारे एग्जाम आप चाहे कितनी बार भी रीटेक कर लें, लेकिन इसके रीटेक के लिए आपको मौका नहीं दिया जाता, ये आपका रीटेक नहीं होता है। इसी के बाद फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट के लिए जो CGCAT का आपका एग्जाम होता है। इस एग्जाम के लिए बेटा जो आपका जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन है, जनवरी फरवरी में आपका इसका नोटिफिकेशन आएगा। एंड प्लस अगर मैं बात करूं मार्च अप्रैल में आपका जो है इसका एग्जाम हो जाता है 2025 में, आपका जो है आपको इन डेट्स को ध्यान रखना है। प्लस अगर मैं बात करूं यहां पर एज क्वालिफिकेशन की, तो आप यहां पर देख सकते हैं ग्राउंड ड्यूटी पायलट नेविगेटर या विमेन के लिए आपका जो है यहां पर जो क्राइटेरिया है वो कि आप 1 जुलाई 1999 और 30 जून 2003 के बीच में अगर आप जन्मे हैं तो आप जो है अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं फॉर कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट, ठीक है। इसी के साथ साथ कमर्शियल पायलट लाइसेंस अगर आपके पास है, CPL है, तो फिर यहां पर क्राइटेरिया थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। 1 जुलाई 1999 और 30 जून 2005 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है, एंड साथ ही साथ अगर आप टेक्निकल ब्रांच में जाना चाहते हैं तो देन द सेम क्राइटेरिया विल बी देयर जो आपका GD ग्राउंड ड्यूटी के लिए है, वही क्राइटेरिया यहां पर है। लॉ एंट्रीज के लिए भी आपका यहां पर थोड़ा सा जो एज गैप है वो आपका रिलैक्स्ड है, ठीक है। यहां पर आप अगर देखिए लॉ एंट्री के लिए अगर आप जाते हैं तो 1 जुलाई 94 से आपका 30 जून 2003 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। और ये सारी डेट्स जो लिखी हुई है बेटा ये इंक्लूसिव है, यानी आपका इस डेट पर भी अगर आपका जन्म हुआ है तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें आपका बेटा यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए, तो ग्राउंड ड्यूटी के लिए आपको क्या चाहिए, आपके पास कम से कम मिनिमम 60% मार्क्स हो किसी भी डिग्री में, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री ली हो। और साथ ही साथ दूसरा क्राइटेरिया भी है यहां पर कि आपके पास मैथ्स और फिजिक्स रहे हो आपका 10+2 में, और उसके बाद आपने 10+2+3 स्कीम में आपने यहां पर अपना ग्रेजुएशन पूरा किया हो, और साथ ही साथ आपके पास यहां पर मैथ्स और फिजिक्स में 55% एग्रीगेट मार्क्स रहे हो, तो तब आप जो है क्या कर सकते हैं, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एफकैट से थोड़ा सा अलग है। एफकैट से थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग क्यों है, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन आफ्टर डिप्लोमा आर आल्सो एलिजिबल, ठीक है। तो अगर एफकैट में आपको पता है कि वहां पर आपने डिप्लोमा किया है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है, लेकिन आप जो है कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट आप बन सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपने जो है 55% मार्क्स लिए हो डिप्लोमा में, फिजिक्स और मैथ्स आपके पास इन डिप्लोमा आपके पास ये दोनों सब्जेक्ट हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका टेक्निकल मैकेनिकल के लिए, आप अगर यहां पर देखेंगे तो मैकेनिकल में आपके पास जो है आपका जो डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, चाहे BE या BTech है, या फिर आपने जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स का जो दोनों एग्जाम है A और B, सेक्शन A सेक्शन B, ये दोनों आपने क्वालिफाई किए हो। और साथ ही साथ ये तो है, ये बेसिकली अगर मैं बात करूं आपका, तो ये तो आपका जो है दैट इज देयर। और यहां पर भी क्या है, सेम क्राइटेरिया, मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए आपका BE BTech में, और या फिर आपका सेक्शन A या सेक्शन B एग्जाम में। और इसके साथ साथ आपके पास 10+2 में मैथ्स और फिजिक्स हो और मिनिमम 55% एग्रीगेट हो, तभी आप क्या कर सकते हैं, तभी आप जो है यहां पर टेक्निकल ब्रांच में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मैकेनिकल है। आपका इलेक्ट्रॉनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए भी, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी आपका सेम ही क्राइटेरिया है, बस सिर्फ ब्रांचेस चेंज हो जाती हैं और कुछ चेंज नहीं होता है, ठीक है। एंड प्लस अगर मैं बात करूं आपका CPL होल्डर्स के लिए, ये इंपॉर्टेंट है जिनके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है कि आपने 10+2 आपने पास किया हो, ठीक है। यहां पर 10+2 में आपके पास फिजिक्स और मैथ्स रहे हो विद 55% मार्क्स, ठीक है। इसी के साथ साथ आपने डिप्लोमा के बाद भी आपने अगर जो है इफ यू हैव पास द डिप्लोमा फिजिक्स और मैथ्स के साथ, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपके पास CPL होना चाहिए, कमर्शियल पायलट लाइसेंस होना चाहिए, जो कि आपका DGCA के द्वारा आपका दिया गया हो उस दिन जब आप जो है एग्जाम दे रहे हैं उस समय पर,
ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो जो बच्चे आपका जो है लॉ ग्रेजुएट है, तो लॉ ग्रेजुएट भी आपका यहां पर जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी आपका जो है वैकेंसीज है कि नहीं है। हमेशा आपका वैकेंसीज जो है वो आपका कम नीचे ऊपर नीचे होती रहती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि लॉ एंट्री के लिए आपका कोई वैकेंसीज ही डिक्लेयर नहीं होती है। तो अगर आप लॉ ग्रेजुएट है तो और आपने जो है 60% एग्रीगेट मार्क्स आपने लिए हैं, तो उस कंडीशन में आप जो है यू कैन फिल द फॉर्म फॉर लॉ एंट्री एज वेल। अब यहां पर आप देख सकते हैं बेटा इस पूरे स्क्रीन पर, चाहे आप इस स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सारी जो एज एलिजिबिलिटीज है, चाहे वो सीएपीएफ है, सीडीएस है, या फिर एफकैट है, सीजीसीएट है, वो सारी की सारी एज एलिजिबिलिटीज आपको यहां पर दिख जाएंगी डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांच। और साथ ही साथ आप देखोगे कि उसके साथ साथ आपका जो है डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया भी आपका मेंशन है, तो उसके बेसिस पर आप यहां पर देख सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं कि आप एलिजिबल नहीं हैं। तो दिस इज द कंप्लीट एलिजिबिलिटी फॉर ऑल द डिफेंस एग्जाम्स जो आप दे सकते हैं आफ्टर योर ग्रेजुएशन। ठीक है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं बेटा कि अगर आप चाहते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ना, तो देन वी हैव लक्ष्य सीडीएस के लिए आपका कंप्लीट कोर्स है जो आपका शुरू हो रहा है 14 सितंबर को विद दी टॉप एजुकेटर्स। आप देख सकते हैं इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स एक साथ है। एंड प्लस वी आल्सो हैव दी अनदर कोर्स फॉर दी सीएपीएफ विराट कंप्लीट बैच है जो आपका स्टार्ट हो चुका है 15 अगस्त से। इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं सीएपीएफ एग्जाम के लिए। तो इन दोनों आपका कोर्सेज जो है दे आर एक्सक्लूसिवली फॉर यू बाय द इंडियाज टॉप एजुकेटर्स, जहां पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। आप हमारे साथ जुड़कर और ये सारी क्लासेस अटेंड करके अपने आप को और बेटर बना सकते हैं। एंड फॉर एफकैट आल्सो वी हैव योद्धा कंप्लीट बैच जो 15 अगस्त से हमने आपका स्टार्ट किया है। ऑलराइट, तो ये सारे बैचेस इस समय पर करंटली वी आर रनिंग। ठीक है। या फिर आपका शुरू होने जा रहा है आपका जो है फॉर द सीडीएस एग्जाम, ठीक है, 14 सितंबर से। और आज फिर इतना ही इस वीडियो में, लेकिन मेरे को समझ में आया होगा, मतलब आपको समझ में आया होगा कि आपकी जो एज है वो आपका डेट ऑफ बर्थ किस ब्रैकेट में फॉल करती है। लेकिन फिर भी अगर डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके मेरे से जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है। तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे साथ ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर फॉर ऑल द मेजर अपडेट्स एंड करंट अफेयर्स। एंड विद अनअकैडमी लेट्स क्रैक इट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।